नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र अर्थात क्लास 11th का इकोनॉमिक्स चैप्टर लेके आया हूँ, मॉडल सेट नंबर 1 जो जैक के द्वारा जारी किया गया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे इसके आंसर के साथ। कुछ क्वेश्चन का मैं पूरे डीपली बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, देखिए जीवन का सामान्य कारोबार वाक्यांश से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य। निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सरकार का गठन, क्योंकि सरकार का गठन से रिलेटेड हम लोग चीज़ पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में, अर्थात पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट, सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों सांख्यिकी का जो जनक होता है गॉटफ्राइड एकेनवॉल को कहते हैं। और इकोनॉमिक्स का जनक अगर जो बोलते हैं ना, अर्थात फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को, इसे इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करता हूँ। अब क्या है देखिए, बहुवचन के बाद सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सांख्यिकी में संख्यात्मक मान भी पढ़ते हैं, आंकड़ा भी पढ़ते हैं, सांख्यिकी तथ्य भी पढ़ते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक। तो राइट इसका आंसर होगा दोस्तों दोनों, अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात केवल 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रहा है, किस प्रकार के आंकड़ों का विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्राथमिक, अर्थात प्राथमिक जो आंकड़ा होता है उसकी जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। नेक्स्ट, प्राथमिक आंकड़ा उसे कहते हैं जो हम लोग अपने स्तर पर गिनते हैं। जैसे किसी क्लास में अगर मान लीजिए स्टूडेंट की संख्या गिनती है, अगर अपने उपस्थिति में गिनते हैं तो उसे बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। अद्वितीय आंकड़ा उसे कहते हैं जो किसी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आंकड़ा जो संग्रहण करता है उसे हम लोग बोलते हैं अन्वेषक या प्रशिक्षक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से किस विधि से प्रगणक का उदारता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वैकल्पिक साक्षात्कार, अर्थात इंटरव्यू से। अर्थात देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से किस विधि से प्रगणक का उत्तरदाता से डायरेक्ट, अर्थात देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का हिंदी होता है डायरेक्ट इंग्लिश। तो डायरेक्ट जो बात होती है ना वह इंटरव्यू के माध्यम से होता है। ईमेल से तो हम लोग किसी भी चीज़ को भेज देते हैं, टेलीफोन से भी आपस में बात करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं होता है। डाक में भी वही होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों व्यक्तित्व साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो प्रथम जनगणना हुई वह 1951 में हुई। अब मैं यहाँ से कुछ फैक्ट्स के साथ आप लोग को देता हूँ, क्योंकि फैक्ट्स दूंगा तो आप लोग को लंबे समय तक कुछ क्वेश्चन याद रहेंगे। देखिए सबसे पहले जनगणना वाले आप लोग को मैं बताता हूँ। जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अब भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में, याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के काल में। और व्यवस्थित तरीके से जो जनगणना स्टार्ट हुआ 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। अब तक भारत में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, सेकेंड हुआ था 1881 में, और स्वतंत्रता के बाद पहला हुआ 1951 में। अब तक यानी अंतिम जो जनगणना हुआ 2011 में, और जो नेक्स्ट होगा वह 2021 में होगा। अर्थात यह प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये होती रहती है। ठीक है दोस्तों, और जनगणना में आपका वृद्धि दर, साक्षरता, लिंगानुपात, ये सभी आंकड़े रखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक मैं जनगणना पूरे यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो वर्गीकरण जो आंकड़ों को जो व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं विभिन्न स्तंभों या पंक्तियों में, अर्थात रो और कॉलम में। क्या लिख रहा है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का अर्थ क्या होता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि देखिए मध्य बिंदु का तात्पर्य होता है 2 + 4/2, अर्थात उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का औसत होता है, यानी 6/2, यानी कितना आ गया 3। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा वर्ग के औसत होता है, अर्थात a प्लस बी बाय 2 से हम लोग किसी भी बिंदु का मध्य बिंदु निकालते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो बारंबारता परिष्कृतम जो क्या लिखा, अपरिष्कृत जो आंकड़ा होता है इसे बोलते हैं मात्रात्मक। क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रात्मक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक चर संतत चर का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं बता देता हूँ, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये होगा संतत चर। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि उसमें कॉमन होती है। ठीक है। मिलान चिन्ह में गणना कितने समूहों में किया? देखिए पहला ये 1 होती है, 2, 3, 4, ये फाइनली दबे ये 5 को हम लोग इस टाइप से करते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? 5। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, क्या बोल रहा, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए। 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़े के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर जो होगा, इस टाइप का अगर आंकड़ा आता है ना तो उसे बोलते हैं पाठ विषय, क्योंकि यह पाठ के अनुसार ही कर रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, पाठ विषय। नेक्स्ट, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों, देखिए एक होता है रो अर्थात इस टाइप से होता है दोस्तों, कॉलम इसे जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, कि कक्षा दिखाते हुए आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सारणीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोलेगा ना तो उसका जो राइट आंसर होगा कलिक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा दोस्तों, काल श्रेणी आंकड़ों के, क्या बोलेगा, काल श्रेणी के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तोरण का। किसका करते हैं दोस्तों? तोरण का। नेक्स्ट, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो तोरण को हम लोग जो जानते हैं वह संचयी बारंबारता वक्र के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, तोरण को हमें संचयी बारंबारता वक्र के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो आधिकारिक की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे क्या बोल आधिकारिक, तो भारत में प्रथम जो आधिकारिक जो जनगणना हुई थी अर्थात स्वतंत्रता की बात ही पूछी है तो वह 1951 में हुआ थी। अगर दोस्तों बोलेगा कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद तो होती है, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुआ था वह किस नंबर का था? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों वह 15वां नंबर का था, और स्वतंत्र भारत का हुआ 7वें नंबर का था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पूरे जनगणना के बारे में पढ़ा दूंगा, वो भी पूरे तरीके से, तो आप लोग केवल रेडी रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग के सामने क्या लिख रहा। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य जो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। अर्थात देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या होता है, यानी कि देश का इनकम अर्थात जितना टोटल होता है और उसको प्रति व्यक्ति से अगर हम लोग भागा देते तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1868 में। और उस समय का जो प्रति व्यक्ति आय जो निकाला था ना राष्ट्रीय आय जो ना हुआ 20 रुपये आया था, यानी 20 रुपये प्रति व्यक्ति आया था। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्या लिखा, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो रेलवे ने भारत के पहले लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, कृषि के व्यवसाय को बढ़ावा मिला, जान मान की हानि हुई। तो देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों के लिए बढ़ावा मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद भारत में जो आर्थिक प्रणाली जो अपनाया गया वह मिश्रित, और इससे पहले थी समाजवादी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं टॉपिक लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो औद्योगिकीकरण के बारे में जो विदेशी शासकों के उद्देश्य थे वह भारत के कच्चे माल को निर्यातक बनाना चाहता था और भारत के विशाल बाजार बनाना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों। नेक्स्ट,
किसी वस्तु की कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो देखिए, किसी वस्तु का जो निर्धारण जो होता है ना, वह बाजार में जो होता है वह मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना समिति की गठन कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो गठन हुई दोस्तों वह 1938 में हुई थी, 1938 में हुई थी। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 वर्ष होती है, नाम में ही पता चल रहा। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ। पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वह आपका 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो 1951 से लेकर 1956 तक आपका पहला पंचवर्षीय योजना चला था। अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला है, जो कि अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था वह 2012 से लेकर 2017 के बीच में चला था। ठीक है दोस्तों, अब पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। अब पंचवर्षीय योजना जो लिया गया था वह ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन से लिया गया था। तो ये आप लोग माइंड में कैप्चर कीजिएगा। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चालू हो चुका था और अंतिम चला था 12 से 2017 के बीच में। ये माइंड में आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उसकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो क्रय क्षमता के आधार पर अगर बोलेगा दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात समाजवादी में। समाजवादी में जो भी चीज़ होती है वह सभी लोगों के बीच वितरित किया जाता है। आप लोग जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई है। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वह आपका कोलकाता में अवस्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या होता है? तो आर्थिक समृद्धि का जो प्रमाणिक सूचक होता है जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, देखिए ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। एक वर्ष में अर्थात एक वित्तीय वर्ष में एक साल के अंतर्गत जितना आपका क्रय विक्रय होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। मैं ये बता दूंगा इसको भी। नेक्स्ट, WTO की स्थापना कब हुई? अर्थात इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संघ। तो इसकी जो स्थापना हुई 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से दीजिए। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में हुई थी। अगर इसके जनक बोलते हैं एलपीजी, अर्थात इसे एलपीजी, जिसकी जनक बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एलपीजी जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एलपीजी। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और आप लोग खुद निजीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीनों का जनक 1991 में किसके द्वारा बोलते हैं? यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अर्थात भारत में नई आर्थिक नीति का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का कार्य किया और उन्हीं के कारण आज भारत काफ़ी तरक्की भी किया। अर्थात एलपीजी प्रोडक्ट लाया था। सबसे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का वित्तीय स्तर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो उसी के दौरान अर्थात 1 अप्रैल 1990 के दौरान भारत का वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने था। उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो दोनों के कार्यकाल में भारत की आर्थिक नीति लागू हुई थी। क्या लिख रहा? प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर अर्थात होता है डायरेक्ट कर। तो डायरेक्ट कर किस पे लगाया जाता है दोस्तों? आप लोग खुद बता सकते हैं, अर्थात व्यक्ति के इनकम पे लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? तो विनिवेश का उद्देश्य जो होता है दोस्तों वह होता है वस्तुओं के वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब मैं आप लोगों को पूरे योजना आयोग के बारे में बताने स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, योजना आयोग, सबसे पहले दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस है। योजना आयोग के बारे में देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ज़रूर माइंड में रखिएगा। देखिए योजना आयोग, देखिए योजना आयोग का इंग्लिश होता है दोस्तों प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना हुआ था भारत में, ना ये संवैधानिक है, ना ये ना ही आपका ये वैधानिक है। तो यह आपका भारत के नेता के लोग के अर्थात भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया था। अर्थात इसकी स्थापना जो हुआ था 15 मार्च, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है, अर्थात इसका जो प्रथम अध्यक्ष बोलेगा ना तो उस समय 1950 के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रथम इसका अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल जेल नेहरू थे। और प्रथम उपाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री जो है अपने सलाह के अनुसार वह किसी को भी बना सकते हैं, तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे। ये माइंड में आप लोग कैप्चर कीजिए, गुलजारी लाल नंदा थे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए योजना आयोग, अब आज वर्तमान समय योजना आयोग का समाप्त किया गया, यानी योजना आयोग जो वर्क करता था वो एनडीबी के समर्थन पे करता था। इसी के योजना आयोग की सिफारिश पे ही पंचवर्षीय योजना भी लागू किया गया था। पहले जो भी योजना लागू किया था ना वह योजना आयोग के अनुसार ही लागू किया जाता था। अब देखिए मैं आप लोग को ये बताने जा रहा, देखिए अब योजना आयोग के जहाँ पे अर्थात देखिए दोस्तों अब योजना आयोग के जहाँ पे नीति आयोग स्टार्ट हो गया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लागू कर दिया, जिसका फुल फॉर्म में भी मैं बता देता हूँ। देखिए NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना जो हुआ दोस्तों भारत में 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो नीति आयोग अब आ चुका है योजना आयोग के जहाँ पे। योजना आयोग जो है ना वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, लेकिन नीति आयोग ये अपना है, ये क्लियर है। और योजना आयोग में देखिए दोस्तों योजना आयोग में प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन इसमें जो होता है इसमें प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, साथ में हर राज्य के वित्त मंत्री और देश के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। अब देखिए एक बात और मैं बताता हूँ, नीति आयोग जो लागू हुआ वह 2017 से लागू होना स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ नीति आयोग के जो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों, अगर नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जाए ना तो थे अरविंद पनगड़िया। और इसकी वर्तमान CEO की बात किया जाए नीति आयोग का तो है आपका अमिताभ कांत। ये भी माइंड में आप लोग रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अमिताभ कांत है। उसके साथ साथ वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष है वह आपका है राजीव कुमार। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं आप लोग को एक टर्म इसमें छोड़ दिया हूँ तो वही बता देता हूँ। देखिए योजना आयोग के अगर अंतिम अध्यक्ष अगर बोलेगा ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता रहा हूँ। योजना आयोग का अर्थात आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे तो उसके बारे में आप लोगों को डीपली बता देते। देखिए सबसे पहले योजना आयोग तो प्रधानमंत्री के द्वारा चलता है, तो ये समाप्ति कब हुआ? जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी ने इसे समाप्त किया। तो इसका जो अंतिम अध्यक्ष की बात की, अगर अंतिम अध्यक्ष की बात किया ना तो नरेंद्र मोदी होंगे। क्लियर है दोस्तों? और अंतिम उपाध्यक्ष की बात किया ना तो मोंटेम सिंह अहूवालिया, मैं लिख देता हूँ जिसे मोंटेम सिंह अहूवालिया बनाए थे, मोंटेम सिंह अहूवालिया। इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बनाया था, यानी कि उपाध्यक्ष अहूवालिया। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा आप लोग को। नीति आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? मोंटेम सिंह अहूवालिया है। और इसका अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। और योजना आयोग किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसके यहाँ पे अब क्या आ गया? नीति आयोग। तो चलिए नेक्स्ट, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा कंपनी स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी। अब ये कहाँ पे है दोस्तों? जमशेदपुर में है। और ये कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है, जिसकी स्थापना जमशेद जी ने की थी। क्लियर है? साक्षी यहीं का स्थल है ना। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों 30 होगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक को जो एक और नाम से जानते हैं वो बोलते हैं IBRD। ठीक है, तो चलिए वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? आपका 1995 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से इतना बताने का प्रयास कर हूँ। और भी अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको विश्व बैंक, टाटा स्टील, पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये जितने सारे टॉपिक आपको नज़र आए थे, देखिए योजना आयोग, विनिवेश, प्रत्यक्ष, नई आर्थिक नीति, WTO, ये सभी का एक टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना दूंगा, आप जनगणना का भी। तो चलिए थैंक यू सो मच, एक पंचवर्षीय योजना पे। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट दिस वीडियो। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।